Hello everyone, myself is RK Singh, your physics mentor at MMC। तो चलिए आज हम लोग अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डेमो लेक्चर है ये। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है अपनी अटेंडेंस हमें बता दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग आ गए हो। हेलो मिस्टर दिनकर शर्मा, वेरी गुड इवनिंग। मिस्टर राकेश, वेरी गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग क्लास 12th में हो, कुछ लोग 12th पास आउट भी होंगे, बट यहाँ पर अभी जो मैं आपके सामने अपना पहला लेक्चर लेने चल रहा हूँ वो आपके 11th के स्टैंडर्ड का है। सिर्फ इसलिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग किस लेवल की स्टडी अब तक करके आए हो और किस लेवल की स्टडी की रिक्वायरमेंट आपको है। ठीक है, तो अपना जो पहला लेक्चर है इसमें मैं एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ को लेकर के डिस्कशन करूँगा और उन पर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उनके आंसर्स जो हैं आपको हमें करके बताने होंगे। तो इसके लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के पास कॉपी और पेन भी होनी चाहिए। सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठ कर के आप लेक्चर को सुनेंगे नहीं। मेरे द्वारा दिए गए हर प्रॉब्लम को आप पहले खुद से जो है अटेम्प्ट करके उसका आंसर मुझे बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि आपका अप्रोच किस लेवल का है। राइट? तो बात बिल्कुल वहीं से करेंगे जो आप पढ़ करके आए हैं। कोई भी ऐसी चीज़ हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। ठीक है, तो आपके द्वारा पढ़ी गई चीज़ों से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आपने 11th में रोटेशन का एक टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें रोलिंग मोशन के बारे में आप लोगों ने डिस्कशन किया होगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है मैक्सिमम स्टूडेंट को रोलिंग मोशन में, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स की। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन में अगर है, तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन किधर लगेगी ये पता करना बहुत ही आसान होता है। फोर्स के टॉपिक में आप लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्कस किया था और वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स को जो है आपने अप्लाई किया था। वो आसान होता है। मुश्किल होता है तब जब कोई भी बॉडी रोलिंग मोशन में होती है, यानी कि उसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी हो और रोटेशनल मोशन भी हो। जब दोनों प्रकार के मोशन होते हैं किसी बॉडी में, तब उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो किधर लगेगी उसकी बात करनी है हमें। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल मोशन में रोलिंग मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे आप रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हो वहां पर। ठीक है, रोलिंग करने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं। हालांकि वो कोई नया फोर्स नहीं है, वो हमारा वही स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, कितने लगते हैं, ये सब जो है आप फोर्स के टॉपिक में पढ़ करके आ चुके हो। ठीक है, यहां पर जो मैं आज की क्लास में आपके सामने डिस्कशन करने चल रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फ्रिक्शनल फोर्सेस के डायरेक्शन पता करने के ऊपर करेंगे रोलिंग ऑब्जेक्ट्स के केस में। राइट? तो आप लोग समझ गए होंगे कि अपना टॉपिक क्या है और उस पर जो है हम लोग क्वेश्चन के द्वारा ही जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। राइट? वेरी गुड इवनिंग मिस्टर राज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम पहले लेते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तरीका आपको समझ में आ गया, तो हम लोग जो है प्रैक्टिस के लिए कई सारे क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड आगे भी करेंगे।
तो अपने सामने एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है जिसमें एक सॉलिड स्फेयर को हमने एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्टेट ऑफ रेस्ट पे रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज आप सुनिएगा। क्वेश्चन में यह है कि एक सॉलिड स्फेयर है जिसे एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एट द स्टेट ऑफ रेस्ट पे रखा गया है एज शोन इन द फिगर। तो डायग्राम में आप लोग देखेंगे, डायग्राम में मैं दिखा रहा हूं कि हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज ए सॉलिड स्फेयर प्लेस्ड एट स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सरफेस कैसा है भाई? रफ है, राइट? हॉरिजॉन्टल है, रफ है, एंड दिस इज ए सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर, इसका अपना एक मास होगा, एक रेडियस होगी, हालांकि उसकी अपने को जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में यह दिया गया है कि यह हमारा सॉलिड स्फेयर इस सरफेस के ऊपर स्टेट ऑफ रेस्ट पर ऐसे पड़ा हुआ था। मैंने जो है इसके टॉप पॉइंट पर, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द टॉप पॉइंट, दिस इज द टॉप पॉइंट। हमने जो है इसके टॉप पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई कर दिया, राइट? तो अगर हमने इसके टॉप पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई कर दिया, इनिशियली जो है ये हमारा स्फेयर जो है स्टेट ऑफ रेस्ट पे था, सरफेस हॉरिजॉन्टल है और रफ है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, आपसे पूछेगा कि अगर मैं इसके टॉप पॉइंट पर कोई एक फोर्स F अप्लाई करके इसको आगे की ओर खींचूं, तो बताइए कि इस स्फेयर के इस कांटेक्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, बट हम लोग जो है अभी सिर्फ और सिर्फ इस स्फेयर के कांटेक्ट पॉइंट पर लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन पता करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन पता नहीं चल पाएगी, तब तक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारी बातें पूछी जा सकती हैं, वो सब निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो इसके कांटेक्ट पॉइंट पर लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन को पता करना। अब वो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक भी हो सकता है और काइनेटिक भी हो सकता है। थोड़ी सी बात मैं कर ले रहा हूं स्टैटिक और काइनेटिक की। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आप सब लोग जानते हैं कि ये तब लगता है जब स्लिपिंग की टेंडेंसी होती है। ध्यान रहे, स्लिपिंग ना हो रहा हो, रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो, ठीक है? स्लिपिंग की टेंडेंसी हो या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो, राइट? तब जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल वाला फोर्स, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। एंड दिस इज द सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर के एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच तक में कुछ भी लग सकती है, ठीक है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है μs इंटू n। n इज द नॉर्मल फोर्स एंड μs इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है? तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 0 से मैक्सिमम वैल्यू μs इंटू n के बीच में कुछ भी लग सकती है एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है? कब लगेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कब लगेगा भाई? जब टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग हो या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, तब तो लगता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स आप जानते हैं, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है? ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स तब लगेगा जब रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, मतलब स्लिपिंग हो रही होगी, कांटेक्ट पॉइंट पर स्लिपिंग होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और ये वैल्यू म्यू के इंटू एन के इक्वल होती है। म्यू के को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट? तो दो प्रकार के फ्रिक्शनल फोर्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर हो गई बात? तो अब इस कांटेक्ट पॉइंट पर स्फेयर का जो कांटेक्ट पॉइंट है वो हमारे इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट में है। अगर ये कांटेक्ट पॉइंट स्लिप करेगा, ध्यान रखिएगा, अगर कांटेक्ट पॉइंट स्लिप करेगा, रिलेटिव मोशन करेगा, तब तो स्टैटिक नहीं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और अगर स्लिप नहीं करेगा तो कौन सा लगेगा भाई? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। खैर जो भी लग रहा हो,
ठीक है, अभी तो अपने को पता ही नहीं है कि ये हमारा कांटेक्ट पॉइंट इस फोर्स को लगाने पर स्लिप करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर करेगा तो हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेंगे, और अगर स्लिप नहीं करेगा, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग में है, तो हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आई वो ये आई कि वो जो भी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो भी वाट एवर लग रहा होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट? या तो आगे लगेगा या तो पीछे लगेगा। अब आगे लगेगा कि पीछे लगेगा, यही अपनी प्रॉब्लम है। तब बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एट द कांटेक्ट पॉइंट ऑफ स्फीयर। ठीक, 1 मिनट का समय है आप सब लोगों के पास। आप लोग पढ़ करके आ चुके हो इस टॉपिक को, 11th का जो है ये पोर्शन है, सब लोगों ने इसे पढ़ा होगा। और मैं पहले चाहता हूं कि आप लोग खुद से जो है इसको अटेम्प्ट करके हमें बताएं कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होगी इस कांटेक्ट पॉइंट पर वो राइट डायरेक्शन में होगा या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है कि फ्रिक्शनल फोर्स लगे ही ना। ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स लगे ही, क्योंकि हम जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 0 से लेकर के एफएस मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकता है। एज पर रिक्वायरमेंट उसकी वैल्यू एडजस्ट होती है। ठीक है, तो 0 भी हो सकता है। 0 भी होने का मतलब यह है कि फ्रिक्शनल फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो 3 बातें हैं, या तो फ्रिक्शन फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा, या तो लेफ्ट में लगेगा, या तो उसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब लगेगा ही नहीं। और जब लगेगा ही नहीं तो हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? तो प्रॉब्लम आप सब लोगों को समझ में आ गई है कि दिस इज अ सॉलिड स्फीयर प्लेस्ड एट state of rest on this rough horizontal surface. A horizontal force F applied at the top point of sphere in the right direction. ठीक है? Then direction of frictional force at the point of contact. It is our problem. Clear? तो चलिए स्टार्ट करिए, और सभी लोग जो है इसे हमें बताएंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या पॉसिबल है। स्टार्ट करिए भाई, कमेंट करिए हमें और बताइए। चलिए भाई, एक आंसर आ रहा है लेफ्ट। आप अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं। जिन्होंने अपना आंसर दिया है लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी, प्लीज वो अपना नाम मेंशन करें हमें। सभी लोगों को करना है भाई, कोई बैठेगा नहीं। दिनकर शर्मा, चैट बॉक्स में जितने लोगों का गेस्ट यूजर के नाम से मेंशन हो रहा है वो लोग अपना नाम भी हमें मेंशन करेंगे। एस मिस्टर राकेश, राकेश जी ने आंसर दिया लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक, अभी तक सिर्फ एक आंसर मेरे पास आया है, दैट इज लेफ्ट डायरेक्शन। तो चलिए देखते हैं। राकेश जी का आंसर है लेफ्ट डायरेक्शन, मतलब पीछे की तरफ। ठीक है, आगे अगर होगा तो राइट डायरेक्शन, पीछे होगा तो लेफ्ट डायरेक्शन। तो इन्होंने आंसर दिया कि इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, राइट? तो देखते हैं मैक्सिमम लोग इस तरह की प्रॉब्लम में करते क्या है, मैं वो भी आपको बता दूं। जहां पर आप लोग कंफ्यूज्ड होते हो, मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि फोर्स आगे की ओर लग रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, क्योंकि सबको यह बात अच्छे तरीके से मालूम है कि फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर टेंडेंसी या रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ये सारे फ्रिक्शनल फोर्स, चाहे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो, ये सब जो है अपोजिंग नेचर में होते हैं। ठीक है, इनका काम होता है अपोज करना। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। बेसिकली ये जिसकी वजह से लगते हैं उसी वजह का अपोजिशन करते हैं।
राइट। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन की वजह से लगता है, इसलिए वो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन की वजह से लगता है, इसलिए वो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। दीज आर द अपोजिंग नेचर फोर्स। तो इनका काम होता है अपोज करना। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि फोर्स आगे की ओर लग रहा है, तो उसकी वजह से ये कांटेक्ट पॉइंट आगे की ओर स्लिप करेगा, राइट। और अगर ये आगे की ओर स्लिप करेगा तो उसका अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर लगेगा। ये गलती आप लोग अब कभी भी नहीं करेंगे। ये काम हम लोग करते थे केवल ट्रांसलेटरी मोशन में। ध्यान रहे, मैंने पहले ही आप लोगों को कहा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ट्रांसलेटरी मोशन में पता करना आसान होता है, लेकिन रोलिंग करने वाले ऑब्जेक्ट्स में जो है इसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो कभी भी आप इस तरीके से नहीं कहेंगे कि फोर्स आगे लग रहा है तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। वो हम लोग चेक करेंगे, निकालेंगे, पता करेंगे। हो सकता है कि पीछे ही लगे, बट सिर्फ इसको देख करके हम अगर बोल देंगे पीछे, तो दिस इज द नॉट राइट वे। ठीक है, हो सकता है कि इसका आंसर पीछे ही आए, लेकिन अब आगे होगा कि पीछे होगा, एग्जैक्टली उसको पता करने का जो तरीका है, जो मेथड है, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूं। तो अच्छे से समझिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप हमें यह बताओ कि ये जो हमारा सॉलिड स्फीयर है, जिसके टॉप पॉइंट पर ये फोर्स F अप्लाई किया गया है, ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पर स्टेट ऑफ रेस्ट पे था, और जैसे ही हमने ये फोर्स लगा करके इसको आगे की ओर छोड़ा, इनिशियली एट t इक्वल टू 0, शुरुआत में बोला गया है कि ये हमारा स्फीयर रेस्ट पे था, राइट। जब ये फोर्स नहीं लगाया गया था तब ये स्फीयर स्टेट ऑफ रेस्ट पे था। अब जैसे ये फोर्स लगाएंगे तो ये स्फीयर क्या करेगा? दो प्रकार का मोशन करेगा। इसमें एक तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा और एक रोटेटरी मोशन होगा। ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस करना आपको आना चाहिए और रोटेटरी मोशन भी डिस्कस करना आपको आना चाहिए। ट्रांसलेटरी मोशन के डिस्कशन में आप लोग जानते हो कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू m इनटू a करते हैं। कौन से मोशन में? ट्रांसलेटरी मोशन में। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और रोटेटरी मोशन के लिए हम लोग जो है नेट टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा लिखते हैं। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ध्यान रहे कि रोटेटरी मोशन में टॉर्क निकाल करके I अल्फा के इक्वल किया जाएगा, और ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स को हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल करेंगे। क्लियर है? ये दोनों हम लोग मोशन यहां पर देख रहे हैं कि इस स्फीयर में है, ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और रोटेटरी मोशन भी होगा। ठीक, तो चलिए इसके दोनों मोशन को डिस्कस करते हैं। कैसे करते हैं उसी चीज को आपको समझना है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम हमारी यही है, हम लोग इसको अब सॉल्व करने के लिए ये मान लेते हैं कि हमारा ये जो स्फीयर है वो एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा गया है। कौन से सरफेस के ऊपर रखा गया है भाई? स्मूथ सरफेस के ऊपर। तो चलो भाई, हमने इसको एक स्मूथ सरफेस के ऊपर अलग से मान लिया है। मान लिया कि वो हमारा स्फीयर एक स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक, जो फोर्स जहां पर लग रहा है उसको वहां पर लगा दो। टॉप पॉइंट पर ये फोर्स F लग रहा है। दिस इज द स्फीयर। ठीक, हमने मान लिया कि ये स्फीयर स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। इसका अपना एक मास होगा, वो मास m मान लो, और इसकी एक रेडियस होगी, वो रेडियस r मान लो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस स्फीयर के ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करिए, तो ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस कर, ध्यान रखिएगा इसमें दो मोशन होंगे। कौन कौन से? ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। तो अगर मैं बोलूं कि इसके ट्रांसलेटरी मोशन को आप डिस्कस करिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? नेट फोर्स निकाल करके मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल कर देंगे। तो चलिए भाई, नेट फोर्स के लिए एक फोर्स तो ये F जो है आगे की ओर अप्लाइड ही है, क्वेश्चन में गिवन है। एक फोर्स इसका अपना स्फीयर के ऊपर लगने वाला फोर्स देखना है, इसका अपना खुद का वेट होगा, वो वेट m इंटू जी डाउनवर्ड होगा। कहां से पास होगा ये वेट? सेंटर से। ध्यान रखिएगा, बॉडी का जो वेट होता है वो हमेशा उसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? स्फीयर के सेंटर पर।
तो यहीं पर mg का फोर्स लगा होगा। एक फोर्स इसके ऊपर और लगेगा, नॉर्मल फोर्स। वो नॉर्मल फोर्स कौन लगाएगा? ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस की वजह से एक फोर्स नॉर्मल लगा, ये नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज नेचर में पुशिंग होता है, तो इस स्फीयर को वो ऊपर की ओर पुश कर रहा होगा। नॉर्मल फोर्स सेंटर से पास होगा, नॉर्मल फोर्स mg भी सेंटर से पास होगा। ठीक है, सरफेस हम लोगों ने कैसा मान लिया है? स्मूथ। और अगर सरफेस स्मूथ होता है तो हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स की बात नहीं करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जब सरफेस रफ होगा तभी हम लोग बोलेंगे। हमने सपोज कर लिया है कि ये हमारा जो स्फीयर था वो अगर स्मूथ सरफेस पर होता, ठीक है, तब क्या होता। तो तब के लिए हम लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल फोर्स और mg, यही तीन फोर्स होंगे। अंडर दिस थ्री फोर्स ये हमारा स्फीयर ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा और रोटेटरी मोशन भी करेगा। बात समझ में आ रही होगी सबको? तो चलिए, इसमें दोनों मोशन हैं, तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस किया जाए तो ट्रांसलेटरी मोशन को चलिए डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोग नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे, राइट। तो पहली बात तो ये बताओ कि क्या ये स्फीयर ऊपर या नीचे मूव कर पाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ये फोर्स लगा रहे हैं तो ये केवल आगे ही मूव करेगा, यानी ऊपर और नीचे मूव नहीं करेगा। ऊपर और नीचे अगर मूव नहीं कर रहा है तो ऊपर और नीचे के फोर्सेज आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो हम लोग इसके ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशनल मोशन की बात हो रही है। और ट्रांसलेशनल मोशन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर लो भाई। तो ऊपर और नीचे का फोर्स बैलेंस हो गया, नॉर्मल ने mg को बैलेंस कर दिया, इसका तो कोई यूज है नहीं ट्रांसलेटरी मोशन में, ये कैंसिल हो गया होगा। ऊपर के फोर्स ने नीचे को फोर्स को कैंसिल कर दिया होगा। लेकिन आगे फोर्स आप देख रहे हैं कि F है, तो क्या यही फोर्स F इसको आगे की ओर ट्रांसलेट करा रहा होगा? हाँ भाई, बिल्कुल करा रहा होगा। तो दिस फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ द स्फीयर इज m, एक्सेलरेशन मान लो a है, तो आपको a की वैल्यू मिल गई, दिस इज इक्वल टू F बाई m। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। हमारे इस स्फीयर का जो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन आया वो F बाई m। किधर होगा ये ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भाई? जिधर फोर्स होगा। आप जानते हो जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स F किधर है? राइट डायरेक्शन में, तो ये एक्सेलरेशन भी किधर होगा? राइट डायरेक्शन में हो गया। अच्छा, ये किसका एक्सेलरेशन है भाई? हमने कहा कि दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर, बट स्फीयर में एक दो पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इन दिस स्फीयर। तो ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सेलरेशन रहा होगा। तो याद रखिएगा कि F इज इक्वल टू ma के रिजल्ट में, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू ma, उसमें ये जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो दिस एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी हमारे इस स्फीयर के सेंटर का एक्सेलरेशन है। दिस इज इक्वल टू F बाई m, राइट डायरेक्शन में। ट्रांसलेशनल मोशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया भाई। अब इसमें रोटेशनल मोशन भी होगा। हमने ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्कस किया, अब इसमें अगर रोटेशनल मोशन को हम लोग डिस्कस करें तो जरा हमें बताइए कि रोटेशनल मोशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये सीखना पड़ेगा, तभी आप जो है सही तरीके से जो है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स फाइंड कर पाओगे, राइट। तो रोटेशनल मोशन में हमें टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा करना है। टॉर्क निकालना आपको आना चाहिए। टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है, दिस इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बात और, टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है, और हम लोग यहां पर वो पॉइंट जो लेंगे जिसके अबाउट निकाला जाएगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। यानी ये हमारा स्फीयर जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इस फोर्स को पकड़ करके आगे की ओर ऐसे खींचे तो ये हमारा स्फीयर कुछ इस प्रकार से जो है आगे की ओर रोल करते हुए जाएगा। ठीक है, इसमें ये रोटेशनल मोशन भी है और आगे भी जा रहा है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी है। पहले हम लोगों ने बोल दिया है कि इसमें दोनों मोशन होंगे, ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशनल भी होगा। तो ये स्फीयर आगे भी जाएगा और रोटेट भी करेगा।
तो कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? अपने सेंटर से पास होने वाली ये लाइन जो आपको दिख रही है, इसी लाइन के अबाउट ये स्फीयर ऐसे रोटेट भी कर रहा होगा और आगे भी जा रहा होगा। दोनों के कंबाइंड मोशन को ही हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। इज इट क्लियर? तो चलिए, अब अपने को पता चल गया कि टॉर्क हमें इसके सेंटर के अबाउट लेना है। सेंटर के अबाउट टॉर्क की वैल्यू हमें फाइंड करना है, और टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट टॉर्क चाहिए, तो क्या नॉर्मल फोर्स और mg का फोर्स कोई टॉर्क दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि नॉर्मल और mg के फोर्स सेंटर से ही पास हो रहे हैं। अगर फोर्स उसी पॉइंट से पास हो जिसके अबाउट हमें टॉर्क चाहिए, तो फिर टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां पर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो भाई नॉर्मल और mg ने तो कोई भी टॉर्क नहीं दिया होगा, लेकिन इस फोर्स F ने तो दिया होगा, क्योंकि सेंटर के अबाउट हमें फोर्स F की परपेंडिकुलर दूरी दिख रही है। फोर्स हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में टॉप पॉइंट पर है, और सेंटर के अबाउट टॉर्क चाहिए, तो सेंटर से उस फोर्स की लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है दैट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F इंटू आर, राइट। अब ये टॉर्क किस सेंस में रोटेशन देगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टॉर्क का सेंस आपको देखना है। अगर मैं इस फोर्स को पकड़ करके आगे की ओर खींचूं, तो बताइए कि टॉप पॉइंट पर लगा हुआ है ये फोर्स। ऐसे ही ज्यूम कर लो कि इस स्फीयर के टॉप पॉइंट पर कोई स्ट्रिंग लगी हुई है। जस्ट इमेजिनेशन के लिए, अगर मैं इस फोर्स को ही स्ट्रिंग मान करके फोर्स की डायरेक्शन में ही स्ट्रिंग को अगर खींचूं, तो क्या ये स्फीयर क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे घूमने लगेगा? इसका मतलब इसने जो टॉर्क दिया होगा, उस टॉर्क का जो इफेक्ट है वो किस सेंस में आ रहा है? क्लॉकवाइज सेंस में। तो दिस इज द सेंस ऑफ टॉर्क। क्लॉकवाइज सेंस में इसने टॉर्क दिया। कितना दिया? F इंटू आर का। और इसी टॉर्क को हम लोग इक्वल कर देंगे I इंटू अल्फा, I इंटू अल्फा, राइट। यहां से जो हम लोगों को अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू F इंटू आर अपॉन आई। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जितनी भी बॉडीज हमारे सामने आएंगी, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, रॉड, बहुत सारी बॉडीज आएंगी, प्लेट्स वगैरह आएंगे, सीट वगैरह आएंगे, तो इन सभी की जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज जो है अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग जब पर्टिकुलर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, रोटेशन के टॉपिक को डिटेल में, तो वहां पर मैं आपको इसके सारे रोटेशनल मोशन के जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शियाज वगैरह होंगे वो सब आपको हम याद कराएंगे, और एक तरीके से याद कराएंगे, वो कभी आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। बट यहां पर क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है, तो आपको हमें बताना होगा कि इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो चलिए भाई, जिनको जिनको मालूम हो वो हमें कमेंट में लिख करके बताएंगे कि इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर एक्सिस क्या होता है। मुझे पता चलना चाहिए कि आपको किस लेवल की जानकारी है भाई। मिस्टर राकेश, आपका आंसर लेफ्ट था, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर क्या होगा। मिस्टर दिनकर, राघवेंद्र सिंह, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर? नहीं याद है? सभी लोग 11th क्लास करके आ चुके हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज मैंने आप सबसे पूछी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, बच्चे बच्चे को ये रिजल्ट याद होता है। आप लोगों को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, तो अपने आप को इस लेवल तक स्ट्रांग करके जाना है कि आप कंपटीशन के क्वेश्चन को फेस कर सकें। उसके लिए जितनी भी रिजल्ट्स हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के, वो रिजल्ट आपको तो याद होने ही होने चाहिए।
चलिए घर पर रिवाइज करिएगा आप लोग। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है भाई एम आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फेयर। अपने को यहाँ जरूरत पड़ेगी उसकी। तो दिस इज इक्वल टू 2/5 mr²। याद रखिएगा दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। Moment of inertia of the solid sphere about an axis passing through the center is 2/5 mr²। This is the moment of inertia, right? तो रख दो भाई। तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी Fr/I, आई की वैल्यू 2/5 mr² एंड सॉल्व दिस। तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहां से अल्फा इज कम्स आउट एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 5f/2mr। कितना आ गया भाई 5f/2mr। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द स्फेयर। अब बताइए कि इस अल्फा का सेंस क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, बिल्कुल वैसे ही जिस सेंस में टॉर्क होगा उसी सेंस में एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। किस सेंस में टॉर्क है भाई क्लॉकवाइज सेंस में। इस फोर्स की वजह से टॉर्क का सेंस क्लॉकवाइज में था तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्लॉकवाइज सेंस में ही मिला। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे इस स्फेयर में क्लॉकवाइज सेंस में एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ये आ गया, राइट। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन हमारा ये था जिसमें सरफेस हम लोगों ने रफ लिया हुआ था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है इसके सरफेस को स्मूथ मान लिया और स्मूथ मान करके इसके दोनों मोशन को डिस्कस किया। ध्यान रखिएगा कुछ है नहीं इस प्रॉब्लम में, 1 मिनट में सॉल्व होगी। इसको समझाने में मैं जितना समय आपको ले रहा हूं अगर आप एक बार समझ गए इसको तो ये प्रॉब्लम आप 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे। तो फिर से सुनिए प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि आप इसको स्मूथ सरफेस पर मान लेंगे और इसके दोनों मोशन को डिस्कस कर लेंगे। दोनों मोशन में कौन कौन से मोशन भाई ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करने के लिए नेट फोर्स इक्वल टू ma कर दिया और रोटेटरी मोशन को डिस्कस करने के लिए नेट टॉर्क इक्वल टू I अल्फा कर दिया, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन से आपको उसका एक एक्सेलरेशन मिला लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू f/m इन द राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन में हमें उसका एक एक्सेलरेशन ये मिल गया है, ठीक है। रोटेटरी मोशन से हमें क्लॉकवाइज सेंस में इसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया है 5f/2mr, यानी कि क्लॉकवाइज सेंस में 5f/2mr के एंगुलर एक्सेलरेशन से ये रोटेट करेगा। हमें देखना है इसके कांटेक्ट पॉइंट को। किसको देखना है भाई कांटेक्ट पॉइंट को। ध्यान रखिएगा हमें सारा काम कांटेक्ट पॉइंट की स्लिपिंग पर ही करनी है। तो आ जाओ कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर। ध्यान दीजिएगा ट्रांसलेटरी मोशन में जो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का होगा वही एक्सेलरेशन उसके हर पॉइंट का होता है। ये बात आप लोग पढ़ करके आए होंगे ट्रांसलेटरी मोशन में कि जिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए है वही एक्सेलरेशन ए उस बॉडी के हर पॉइंट का होगा। तो बताइए कि ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से हमारे स्फीयर का ये कांटेक्ट पॉइंट क्या आगे की ओर जा रहा होगा विथ सेम एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू f/m से, ठीक है। कांटेक्ट पॉइंट का एक एक्सेलरेशन ट्रांसलेशन की वजह से जो कि आगे की ओर है f/m के इक्वल। अब इसी कांटेक्ट पॉइंट का एक एक्सेलरेशन और होगा किसकी वजह से रोटेशन की वजह से। और एक फार्मूला आप जानते हैं लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन a इज इक्वल टू r अल्फा। a इज इक्वल टू r अल्फा। तो बताइए r बेसिकली क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट की दूरी। तो हमें इस पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए किसकी वजह से अल्फा की वजह से। तो बताइए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट की दूरी कितनी है r है। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फा है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा r अल्फा हो जाएगा। और किस सेंस में होगा ये क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है। तो बताइए कि अगर ये स्फीयर क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा से घूमेगा तो ये पॉइंट क्या पीछे की ओर चल रहा होगा, अल्फा की वजह से वो पीछे की ओर जाएगा। यही वो मेन पॉइंट्स है जो आपको सीखने हैं और समझने हैं।
तो भाई ये स्फेयर अगर अल्फा से क्लॉकवाइज सेंस में घूमा तो ध्यान से देखो, तो क्या ये कांटेक्ट पॉइंट पीछे की ओर गया होगा भाई, अल्फा की वजह से पीछे की ओर जाएगा। और कौन से एक्सेलरेशन जाएगा, ए इक्वल टू आर अल्फा के फार्मूले से। तो दिस एक्सेलरेशन मान लो ए डैश है, वहां पर हमने ए माना है, इसको क्या मान ले रहे हैं, ए डैश, लीनियर एक्सेलरेशन अल्फा की वजह से, दिस इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ए डैश की वैल्यू आर अल्फा पीछे की ओर आ गया, राइट। अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, रख दो भाई अल्फा की वैल्यू, चलो हम लोग रख देते हैं। तो ए डैश की वैल्यू आ गई आर इंटू अल्फा की वैल्यू है 5f/2m इंटू आर, आर से आर कैंसिल, तो दिस ए डैश इज इक्वल टू 5f/2m। इतना अगर आपने कर लिया तो समझिए कि आपने 90% प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया है। अब आप देखो कांटेक्ट पॉइंट को, डिस्कशन हमें किस पर करना है, कांटेक्ट पॉइंट को। ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से कांटेक्ट पॉइंट आगे की ओर जा रहा है F/m से, और रोटेटरी मोशन की वजह से यही कांटेक्ट पॉइंट पीछे की ओर जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से, 5f/2m से, राइट। अब अगर मैं इन दोनों एक्सेलरेशन में पूछूं आपसे, ठीक है, ए डैश और ए में कौन ज्यादा है और कौन कम है, तो आपको डेटा वाइज दिख रहा है, ये वैल्यू कितनी है F/m और ये वैल्यू कितनी है 5f/2m। मतलब कि पीछे वाला एक्सेलरेशन आगे वाले से ज्यादा है। इसका मतलब कि हमारे कांटेक्ट पॉइंट के पास जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो नेट एक्सेलरेशन पीछे की ओर होगा, बिकॉज पीछे वाले का एक्सेलरेशन आगे वाले से क्या है, ज्यादा। तो नेट एक्सेलरेशन के लिए आप दिस माइनस आप दिस करोगे, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमें नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मिल गई किधर, पीछे की तरफ, राइट। अब इसकी एनालिसिस करिए, ध्यान समझिएगा, यहीं से अपने को आंसर मिल जाएगा। हम लोगों ने जो सारा काम किया है वो किस सरफेस पर किया है भाई, स्मूथ सरफेस पर। हमने इस स्फेयर को स्मूथ सरफेस पर मान करके ये सारा काम कर लिया। तो सोचो आप, अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो हमारे इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन पीछे हो रहा है, तो क्या पक्का ये पॉइंट पीछे की ओर स्लिप कर जाता कि नहीं भाई। अगर जो क्वेश्चन में हमारा ये था कि ये सरफेस रफ है, क्वेश्चन में ध्यान देखिए कि ये ओरिजिनल प्रॉब्लम हमारी ये थी और हम लोगों ने डिस्कस किया, अब वहां से चीज को हम लोग जो है क्लियर कर रहे हैं। अगर ये सरफेस रफ के बजाय क्या होता, स्मूथ, ठीक है, तो बोलो भाई अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो हमें मालूम चल गया है ना कि अगर ये स्मूथ होता तो पक्का ये पॉइंट जो कांटेक्ट वाला है पीछे की ओर एक्सेलरेट करने लगता, पीछे की ओर भागने लगता, मतलब क्या वो पीछे की ओर स्लिप कर जाता, बिल्कुल कर जाता। अगर ये स्मूथ होता तो ये पॉइंट पीछे की ओर स्लिप कर जाता, लेकिन रफ सरफेस है तो बोलो क्या उसी स्लिपिंग का अपोज कर रहा होगा कि नहीं। रफनेस का काम सिर्फ और सिर्फ अपोज करना, किसका, स्लिपिंग का या टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग का। तो फिर से सुनिए, अगर ये स्मूथ होता तो अपने को मालूम चल गया है कि नेट एक्सेलरेशन कांटेक्ट पॉइंट का पीछे की ओर आ रहा है, तो ये पीछे की ओर स्लिप करने लगता, राइट। ये पीछे की ओर अगर स्लिप करने लगता तो रफनेस आने पर उसी स्लिपिंग का क्या होने लगेगा, अपोज होने लगेगा। तो बताओ भाई उसका अपोज करने के लिए आगे लगेगा कि पीछे लगेगा, आगे, इन द राइट डायरेक्शन। आवर आंसर इज इन द राइट डायरेक्शन। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन थी भाई वो अपने को मालूम चल गई। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस कांटेक्ट पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है वो किधर है, इन द राइट डायरेक्शन में। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक भी हो सकता है और काइनेटिक भी हो सकता है, हालांकि ये बात आगे की है। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर तो हम लोगों ने निकाल लिया कि एट दिस कांटेक्ट पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी इन द राइट डायरेक्शन। अब एफएस लगेगा कि एफके लगेगा, तो इसको निकालने के लिए प्रॉब्लम में वो अलग से और इंफॉर्मेशन देगा, तब हम बता पाएंगे। अगर ये स्लिप कर रहा होगा तो एफके लगेगा और स्लिप नहीं कर रहा होगा तो एफएस लगेगा, राइट। लेकिन एक चीज तो श्योर हो गई कि जो भी लग रहा होगा वो इन द राइट डायरेक्शन में लग रहा होगा। इज इट क्लियर। तो मिस्टर राकेश, आपका आंसर लेफ्ट डायरेक्शन में था, जो कि गलत आंसर है,
राइट आंसर इज इन द राइट डायरेक्शन। क्या आपको ये बात समझ में आई? आपको ही नहीं, क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई कि इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने कैसे अप्रोच किया? क्योंकि अब आगे की जो प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं उसमें सारा कुछ आपको ही करना है। ठीक है, तो चलिए भाई, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर इन द राइट डायरेक्शन। एक और करते हैं तो और थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी आप लोगों को। देखो, मैंने पहले ही आप सब लोगों से बोला है कि आप लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे तभी जो है मैं आपका लेवल चेक कर पाऊंगा, और जब तक मैं आपका लेवल चेक नहीं कर पाऊंगा तब तक जो है आपके कॉन्सेप्ट्स को मैं जो है अच्छे तरीके से इंप्रूव नहीं करा पाऊंगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि आप किस स्टेज में हो। ठीक है, हालांकि हम लोग किसी भी टॉपिक की शुरुआत बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स से ही करेंगे। जब भी हम लोग कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही करेंगे, ये मान करके करेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है। बट मुझे आपका आईक्यू लेवल भी पता होना चाहिए कि अब तक जो आप पढ़ करके आए हो उसमें जो है आप किस पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए मैंने जो है जानबूझ करके आपका 11th का ही टॉपिक लिया है जो ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है। हो सकता है कि चीजें आपके सामने भूल गई हो, याद ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आपको आ रहा होगा कि ऐसा कुछ हमने देखा था, पढ़ा था। ठीक है, तो जस्ट रिवीजन के लिए। राइट, हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग जो है अपने 12th की सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, और कॉम्पिटेटिव लेवल तक की जो रिक्वायरमेंट होगी वहां तक की हम लोग बात करेंगे। विथ ए लॉट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी हम लोग जो है फेस करेंगे ऑन द बोर्ड। राइट, तो चलिए इसी पर जो है एक क्वेश्चन और करते हैं, और ट्राई करिए इस बार सभी लोग। चलिए ऐसा करते हैं, सेम यही प्रॉब्लम ले लेते हैं। अब की बार मैंने क्या कर दिया कि सॉलिड स्फेयर के जगह पर मैंने हॉलो स्फेयर ले लिया। ध्यान रखिएगा ये अंदर से खाली है। ठीक, बाकी सारा कुछ वही है। टॉप पॉइंट पर हमने फोर्स एफ अप्लाई कर दिया। सरफेस इज गिवन रफ। ठीक, सरफेस रफ है। राइट, सॉलिड स्फेयर की जगह पर हमने क्या ले लिया? हॉलो स्फेयर ले लिया। इतना मैं आपको बता दे रहा हूं कि हॉलो स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दिस इज इक्वल टू 2/3 mr²। चलिए, ये अगर आपको याद नहीं था तो मैंने आपको याद दिला दिया कि दिस इज इक्वल टू 2/3 mr²। सॉलिड स्फेयर का होता है 2/5 mr², और हॉलो स्फेयर का होता है 2/3 mr²। तो क्वेश्चन वही है, दिस सॉलिड स्फेयर इज प्लेस्ड on this rough horizontal surface, a force is applied at the top point of this hollow sphere। तो बताइए कि इस स्फेयर के कांटेक्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी? इन द राइट डायरेक्शन और इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो सभी लोग ट्राई करेंगे और हमें बताएंगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ रही है। चलो भाई शुरू हो जाओ। कुछ भी करो, गलत करो, सही करो, वाट एवर, कुछ भी करो, सही बताने के लिए मैं हूं आपके सामने। ठीक है, जो भी कोई भी डाउट हो आप उसे चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पूछना हो वो क्वेश्चन भी आप टाइप कर सकते हैं। मैंने पहले कहा कि 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। मैंने पूरे आधे घंटे का समय लगाया है पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए उतना ही समय लगेगा, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। ठीक, देखो मैं करता हूं और आपको पता चलेगा कैसे ही आएगा।
बिल्कुल वही बात फिर से। क्या मान लो भाई, स्मूथ के ऊपर रख करके इसको सॉल्व कर लो। मान लिया कि ये हमारा स्फेयर जो है स्मूथ सरफेस के ऊपर है। सरफेस हमने क्या मान लिया, स्मूथ, चेक करने के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट जो भी है वो स्मूथ सरफेस के ऊपर है। बाकी क्वेश्चन में जो फोर्स वगैरह लग रहा है उसको लगा दो, जहां पर लग रहा है वहीं पर लगाना है। तो टॉप पॉइंट पर ये फोर्स F लगा हुआ है। नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा, mg का फोर्स नीचे लग रहा होगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर और नीचे इसमें तो मोशन होना नहीं है। और जब ऊपर और नीचे मोशन नहीं होना है तो नॉर्मल ने mg को बैलेंस कर दिया होगा। नॉर्मल और mg बैलेंस हो गए होंगे तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिखाना चाहो दिखा सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। सरफेस हमने स्मूथ मान लिया है तो इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब इसमें जब फ्रिक्शन फोर्स वगैरह नहीं है, नॉर्मल और mg लग रहे होंगे लेकिन वो बैलेंस कर रहे हैं, उसको हम लोग दिखा नहीं रहे हैं, तो कुल मिलाकर के यही एक फोर्स F की वजह से ही इसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन होने हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन अलग से देख लो, रोटेशनल मोशन अलग से देख लो। तो चलो भाई ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं। TM मतलब ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या करते हो आप, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स में कुल मिलाकर के फोर्स कितना है, F, दिस F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू आ गई F/m इन द राइट डायरेक्शन। क्योंकि फोर्स आगे की ओर है तो इसका एक्सेलरेशन भी किधर होगा, आगे की ओर होगा। ये ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इस बॉडी का एक्सेलरेशन है। हमें कांटेक्ट पॉइंट की बात करनी है, तो कांटेक्ट पॉइंट के पास ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से F/m का एक्सेलरेशन आगे रहा होगा। तो एक एक्सेलरेशन F/m का कांटेक्ट पॉइंट के पास राइट डायरेक्शन में हो गया। राइट। अब इसकी रोटेशनल मोशन की बात कर लो भाई। तो चलो रोटेशनल मोशन RM का मतलब रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। तो चलिए टॉर्क देखते हैं। फिर से वही बात, टॉर्क सेंटर के अबाउट ही ये घूमेगी बॉडी। इस बॉडी का जो रोटेशन होना है वो क्लॉकवाइज सेंस में अबाउट द सेंटर होना है। तो टॉर्क की वैल्यू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में दिया नहीं गया है रेडियस वगैरह। मान लो कि रेडियस इसकी अगर r है तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इनटू r, क्लॉकवाइज सेंस में। किसके बराबर करते हो, I अल्फा। I अल्फा के बराबर कर दो। हाँ, I आपको याद होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए, वो हमने पहले बता दिया, दैट इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर। क्लियर। तो रख लो भाई 2/3 mr स्क्वायर एंड सॉल्व इस इनटू अल्फा। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा कर लिया। सॉल्व करने पर अल्फा मिल गया आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जिस एक्सेलरेशन से ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज सेंस में। समझ रहे हैं, गुड। अल्फा आ गया भाई, एक r से ये एक r कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गया 3f/2mr। कितना आया, 3f/2mr। अब इस अल्फा की वजह से कांटेक्ट पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो पीछे की ओर होगा। क्यों पीछे होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है। अगर ये बॉडी क्लॉकवाइज में घूमेगी तो नीचे वाला पॉइंट पीछे की ओर चलेगा और उसका जो एक्सेलरेशन होगा A इक्वल टू R अल्फा के फार्मूले से। तो बताइए कि यहां से कितनी दूरी है इस कांटेक्ट पॉइंट की, R। तो R इंटू अल्फा। तो मान लो कि ये A डैश है, दिस A डैश इज इक्वल टू R अल्फा। इसमें R से मल्टीप्लाई कर लो तो R कैंसिल हो जाएगा, दिस इज कम्स आउट 3f/2m। समझ में आ गया होगा। इस केस में भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 3f/2m और ये f/m इन दोनों में जो है ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में भी इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन जो है पीछे की ओर ही मिलेगा। इसका मतलब कि सरफेस अगर स्मूथ है तो ये श्योर है कि नीचे की ओर स्लिप कर जाएगा। तो अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो ये पॉइंट किधर की ओर स्लिप करता, पीछे की ओर। तो रफ सरफेस अगर है तो उसी स्लिपिंग का अपोज करने के लिए यहां पर भी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगा भाई, आगे की ओर लगा। समझ में आ गया। तो ध्यान देना कि इस तरह के क्वेश्चन में आप देख करके फोर्स आगे है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, कभी मत बोलना। इस तरीके से आपको चेक करके पता करना होगा। ठीक है, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है।
इसीलिए मैंने पहले ही कहा ट्रांसलेटरी और रोटेटरी कंबाइंड मोशन में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स को बहुत ही ध्यान से जो है निकालने की जरूरत है। ठीक, तो चलिए ये आप लोगों ने देख लिया। हम लोग अगली क्लास जो स्टार्ट करेंगे उसमें जो है अपने अर्पित दुबे 3FY 2MR, गुड, 3FY 2MR, this is the value of alpha. मिस्टर राकेश क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और अपना जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो 12th क्लास का पहला टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, शुरुआत की 1-2 क्लास बिल्कुल बेसिक लेवल की हम लोग लेकर के चलेंगे और जस्ट बेसिक लेवल कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है अपने कॉम्पिटिटिव लेवल IIT JEE मेंस, एडवांस और नीट सबको एक साथ लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इस टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।